गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है लुईस का मॉडल या लेविस मॉडल। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अल्पविकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक पाई जाती है, श्रम की जो पूर्ति है वो असीमित होती है, श्रम की मांग कम होती है, इसलिए इन देशों में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय है कि किसी कार्य को करने के लिए जितने व्यक्ति आवश्यक हैं उससे अधिक व्यक्ति यदि उस कार्य में लगे हुए हैं तो वो व्यक्ति छिपे हुए बेरोजगार हैं, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। यदि हम उन व्यक्तियों को कार्य से हटा लें तो कुल उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कि एक हेक्टेयर कृषि पर चावल का उत्पादन करने के लिए यदि हमें 2 श्रमिकों की आवश्यकता हो और यदि वहाँ 4 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो वो 2 श्रमिक ही काफ़ी हैं वहाँ कार्य करने के लिए। तो वो 2 श्रमिकों को यदि हम कार्य से हटा लें चारों में से तो उस एक हेक्टेयर के कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो जिन 2 श्रमिकों को हमने कार्य से हटाया उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो प्रोफेसर आर्थर लुईस ने बताया कि इन छिपे हुए बेरोजगार व्यक्तियों को यदि हम पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य करने दें तो ये जो मजदूर है वो लाभ प्रक्रिया का या उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और देश के आर्थिक विकास की गति तेज होगी। तो इसके लिए आर्थर लुईस ने एक लेख प्रकाशित हुआ उनका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें अल्पविकसित देशों के संबंध में एक मॉडल का प्रतिपादन किया था, इसे ही हम लुईस मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार अल्पविकसित देश अपनी असीमित श्रम शक्ति है उसका प्रयोग पूंजी निर्माण के लिए करके आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों में जो अल्प विकास या पिछड़ेपन की मुख्य समस्या है उसका मुख्य कारण पूंजी निर्माण की कमी है। तो ये देश इस असीमित श्रम शक्ति को पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन देशों में पूंजी निर्माण की दर या निवेश की दर है वो 5 से 10% है, जबकि उचित दर से विकास के लिए 20 से 25% तक जो निवेश या पूंजी निर्माण की दर होनी चाहिए। तो ये देश हैं वो अपनी इस असीमित श्रम शक्ति को पूंजी निर्माण के लिए उपयोग करके अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। आगे हमने एजम्पशन की थी इसकी लास्ट लेक्चर में और प्रोसेस किया था विकास प्रक्रिया का। अब हम इसकी फीचर्स करेंगे। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ऑफ लेविस मॉडल। पहला इसका कुछ फीचर्स है श्रमिकों का एकत्रीकरण। श्रमिकों का एकत्रीकरण या मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर। श्रमिकों का एकत्रीकरण, इसमें लुईस ने बताया कि अल्पविकसित देशों को अपनी जो असीमित श्रम शक्ति है उसका एकीकरण जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ करना चाहिए। इसके लिए लुईस ने कई सुझाव दिए। पहला, उन व्यक्तियों को ही पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार दिया जाए जो जीवन निर्वाह या पिछड़े हुए जो क्षेत्र है उसमें छिपे हुए बेरोजगार हैं या अल्प रोजगार हैं, उनको उनकी सीमांत उत्पादकता से कम उनका जो उत्पादन है वो हो रहा है या उनको उनकी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को कार्य देना चाहिए पूंजीवादी क्षेत्र में। महिला श्रमिकों को भी पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार देना चाहिए। और एक और बात, देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण जो श्रम शक्ति में वृद्धि होती है और आगे उसको पूंजीवादी क्षेत्र में
कार्य देना चाहिए। तो इस तरह से लुईस ने बताया कि श्रमिकों का एकत्रीकरण है वो जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर होना चाहिए। और इसमें जो जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिक आएंगे वो आप जानते हो कि कुशल नहीं होंगे, क्योंकि वो उद्योगों में काम करने का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं किया, अकुशल होंगे। तो इसके लिए लुईस ने सुझाव दिया कि इन श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा कौशल निर्माण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इससे ये श्रमिक कुशल बनेंगे और पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट फ्यूचर है ये इसका। सेकंड फ्यूचर्स है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, पूंजीवादी आधिक्य। पूंजीवादी आधिक्य या कैपिटलिस्टिक सरप्लस। अल्प विकसित देशों में क्या है, जब उद्यमी पूंजीवादी क्षेत्र में निवेश करते हैं तो निवेश करने के फलस्वरूप आपको पता है श्रम की मांग बढ़ती है, और पूंजीवादी क्षेत्र में ये जो श्रमिकों की पूर्ति है वो जीवन निर्वाह क्षेत्र की ओर से होने लगती है। और जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों को केवल और केवल अपने जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिलती है जितना पैसा उनको जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। प्राथमिक या जो जीवन निर्वाह क्षेत्र है उसमें मजदूरी जीवन निर्वाह क्षेत्र के बराबर ही मिलती है, जिससे इतनी मजदूरी की वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। और ये जीवन निर्वाह मजदूरी श्रमिकों की औसत उत्पादकता के बराबर होती है। और जब ये श्रमिक प्राथमिक या जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आएंगे तो ये अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, क्योंकि मान लो कि पहले उस क्षेत्र में 10 श्रमिक कार्य कर रहे थे प्राथमिक क्षेत्र में, और 4 अल्प रोजगार या छिपे बेरोजगार थे। अब यदि उन चारों को हटाकर बाकी बच गए 6 मजदूर कार्य कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो क्योंकि इन 4 श्रमिकों को हटाने से कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुल उत्पादन उतने का उतना ही रहा। तो हमें पता चलता है कि अब जो बाकी 6 श्रमिक रह गए उनका औसत उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि मान लो पहले ये 10 श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र में 100 रुपये का उत्पादन करते थे। अब यदि 4 श्रमिक छिपे हुए बेरोजगार हैं उनको कार्य से हटाकर हम पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार दें तो प्राथमिक क्षेत्र में 6 श्रमिक बच गए। अब इन प्रति श्रमिक औसत उत्पादन कितना आएगा, 16 रुपये और कुछ उससे ऊपर। 100 रुपये का उत्पादन है, 6 श्रमिकों में हमने बांट दिया। अब इससे पहले क्या था, 10 श्रमिक कार्य कर रहे थे तो उस औसत उत्पादन कितना था, 10 रुपये। अब 4 श्रमिकों को हमने कार्य से हटा लिया, 6 श्रमिकों का औसत उत्पादन बढ़ गया है। तो इसलिए ये जो श्रमिक आएंगे, क्योंकि जीवन निर्वाह क्षेत्र वाले श्रमिकों का औसत उत्पादन बढ़ गया है, तो ये पूंजीवादी क्षेत्र में जीवन निर्वाह क्षेत्र से अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। एक कारण तो ये है अधिक मजदूरी की मांग करने का, और दूसरा कारण है वो जब पूंजीवादी क्षेत्र का विकास होता है तो इससे प्राथमिक क्षेत्र की भी उत्पादकता बढ़ती है, और उसकी उत्पादकता बढ़ने के कारण जो वहाँ श्रमिक कार्य करते हैं उनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है, इसलिए ये श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। तो पूंजीवादी क्षेत्र से आने वाले श्रमिकों को जीवन निर्वाह क्षेत्र से कुछ अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी, और लुईस ने इसका अंदाजा लगाया कि ये लगभग जीवन निर्वाह मजदूरी स्तर से 30% अधिक होती है। परंतु इन्हें जो श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी दी जाती है, इनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो इनको दी जाने वाली मजदूरी से कहीं अधिक होती है। तो उत्पादकों को, श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी देनी पड़ेगी, तो उत्पादकों को लाभ प्राप्त होंगे। और इसे लुईस ने पूंजीवादी आधिक्य कहा। किसको? कि जो श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आएंगे, तो जो पूंजीवादी क्षेत्र है वो उन श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर से तो कुछ अधिक मजदूरी देगा, परंतु जितना उन श्रमिकों द्वारा सीमांत उत्पादन किया जाएगा
उससे कम मजदूरी देगा, तो सीमांत उत्पादन से कम मजदूरी देने के कारण उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होगी और इस लाभ को पूंजीवादी आधिक्य कहा जाता है। पूंजीवादी इस आधिक्य को दोबारा से निवेश करेंगे, इसके फलस्वरूप श्रमिकों की मांग और बढ़ेगी और पूंजीवादी मजदूरी पर श्रमिकों की जो पूर्ति है वो हमें पता है पूर्णतः लोचदार होती है। जितनी उत्पादक मांग करेंगे श्रम की उतनी पूर्ति होती जाएगी, क्योंकि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, इसलिए श्रमिकों की पूर्ति असीमित होती है। तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी, फिर पूंजीवादी क्षेत्र है उसका लाभ और बढ़ेगा, उसका पूंजीवादी आधिक्य और बढ़ जाएगा। उद्यमी वर्ग फिर इस पूंजीवादी आधिक्य को निवेश करेंगे, फिर श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। इस तरह से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूंजीवादी आधिक्य बढ़ता जाएगा, श्रमिकों की मांग बढ़ती जाएगी, उद्यमियों के लाभ बढ़ते जाएंगे। इसे हम जो पूंजीवादी आधिक्य है इसे एक डायग्राम से देखेंगे। तो इसमें हम OX एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबरर्स लेंगे, OX एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबरर लेंगे और OY एक्स पे वेजेज या सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब दो रेखाएं ड्रॉ करेंगे, जो एक तो SS और दूसरी WW। एक ड्रॉ किया हमने SS और ये WW। SS रेखा है वो जीवन निर्वाह क्षेत्र में जो मजदूरी है उसको व्यक्त करती है और WW मजदूरी है वो जो पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी है उसको व्यक्त करती है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि उनका जो श्रमिक है उनका सीमांत उत्पादकता जो वक्र है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वक्र ड्रॉ करेंगे AMP। इसमें OW पर ये यहाँ कट कर रहा है, तो ON श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है, ये B पॉइंट है। तो अब देखो, जब ON श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है तो इनको जो मजदूरी दी जाती है वो, इनको दी जाने वाली मजदूरी है वो मजदूरी OW रेट है। ON श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है तो इनको OWBN के बराबर मजदूरी दी जाती है, OWBN इतनी। पर उनकी ये सीमांत उत्पादकता वक्र है, तो इनका जो सीमांत उत्पादन है वो कितना है, वो ABNO या OABN। तो जो पूंजीवादी आधिक्य है वो कितना होगा इसमें, इनमें श्रमिकों को क्या है, श्रमिकों द्वारा जो उत्पादन किया गया है ON श्रमिकों द्वारा वो है OABN और इनको जो मजदूरी दी गई है वो है OWBN। तो ये क्षेत्र है जो OABN में से हम इनको दी जाने वाली मजदूरी घटा देंगे तो पूंजीवादी आधिक्य प्राप्त होगा और वो है WAB। इतना पूंजीवादी आधिक्य प्राप्त होगा जब ON श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है। अब इस पूंजीवादी आधिक्य को जो उत्पादक हैं वो फिर आगे निवेश करेंगे, आगे निवेश करने से श्रमिकों की मांग और बढ़ेगी। तो अब श्रमिकों की मांग बढ़कर ये उनका सीमांत उत्पादक वक्र है MP2 और ये हमने C पॉइंट यहाँ लिया C और ये इसको इस D पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पे देखो OM ले लो, ये M पॉइंट और ये आगे। अब देखो
इस पूंजीवादी आधिक्य को निवेश करने से श्रमिकों की मांग बढ़कर ओएम हो गई। ओएम श्रमिकों को रोजगार पर लगाया गया और ओएम श्रमिकों द्वारा जो उत्पादन है वो ओसीडीएम किया गया और इनको दी जाने वाली मजदूरी ओडब्ल्यूडीएम, इतनी उनको मजदूरी दी जाती है। इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो इतना है, तो फिर पूंजीवादी आधिक्य है वो इतना प्राप्त होगा, वो होगा CWD के बराबर। तो पूंजीवादी जो पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादक हैं वो इस आधिक्य को और आगे निवेश करेंगे, तो जो फिर उनका जो श्रम की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और ये इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर इसको काट रहा है, इसको G पॉइंट ले लो, ये E ले लिया, तो इस पे क्या है, इस आधिक्य को फिर निवेश किया जाता है तो श्रम की जो मांग है वो बढ़कर OP हो जाती है। OP श्रमिकों को जो मजदूरी, क्योंकि WW ये मजदूरी की स्थिर दर है, OW क्योंकि मजदूरी की दर इतनी ही रहती है। क्यों? क्योंकि इन देशों में बेरोजगारी पाई जाती है, श्रम की जो पूर्ति है वो असीमित है, श्रमिकों की मांग कम है, तो इसी मजदूरी पर श्रमिक मिलते रहेंगे, क्योंकि इस मजदूरी स्तर पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, चाहे जितने श्रमिकों की मांग की जाए उतनी पूर्ति हो जाएगी। तो अब देखो, OP श्रमिकों द्वारा OEGP उत्पादन किया जा रहा है, इनके द्वारा OEGP ये उत्पादन किया जा रहा है। इनको दी जाने वाली मजदूरी कितनी है? OWGP। तो इस इनके किया जाने वाला उत्पादन में से इनको दी जाने वाली मजदूरी माइनस कर दें तो हमें ये पूंजीवादी आधिक्य प्राप्त होगा, WEG। इस पूंजीवादी आधिक्य को फिर निवेश किया जाएगा, इससे ये जो देश हैं उनमें पूंजी निर्माण की कमी थी, तो ये असीमित श्रम शक्ति है उसके द्वारा पूंजीवादी आधिक्य में वृद्धि होती जाएगी और ये देश विकास की दर को पकड़ लेंगे। तो इस तरह से ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, पूंजीवादी आधिक्य। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है बैंक साख द्वारा पूंजी निर्माण। क्या है इसमें? लुईस ने बताया कि यदि पूंजीवादी के आधिक्य के कारण जो लाभ प्राप्त होता है उसके स्थान पर लाभ के अतिरिक्त यदि जो उत्पादक हैं वो बैंकों से जो साख ली जाती है या ऋण लिया जाता है उसको उत्पादन कार्य में लगाएं तो भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसमें उन्होंने बताया कि लाभ के अतिरिक्त बैंकों से ली जाने वाली साख प्रक्रिया द्वारा भी विकास प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। पर बैंकों द्वारा जो साख ली जाती है उसके द्वारा यदि साख विकास प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उसमें शुरू में मुद्रास्फीति की संभावना है, क्योंकि जो बैंकों से साख लेकर निवेश किया जाता है वो आरंभ में पूंजीवादी जो उपकरण हैं उनमें निवेश किया जाता है। इसके फलस्वरूप श्रमिकों की आय तो बढ़ जाती है परंतु उत्पादन नहीं बढ़ पाता, परंतु ये जो इसके कारण मुद्रास्फीति या कीमतें बढ़ेगी। परंतु थोड़े समय बाद क्या होगा, ये जो पूंजीवादी क्षेत्र में जो पूंजीवादी उपकरणों में निवेश किया गया इससे जो उपभोग वस्तुएं हैं उनका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, तो इसके पश्चात वो बढ़ी हुई कीमतें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति का स्वयं नाश हो जाएगा। तो एक तरीका उन्होंने लाभ के स्थान पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख द्वारा भी विकास प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लास्ट जो नेक्स्ट इसका है विकास प्रक्रिया का अंत, नेक्स्ट फीचर है विकास प्रक्रिया का अंत। एक समय ऐसा आएगा कि पूंजीवादी इस क्षेत्र में उत्पादक इस आधिक्य को निवेश करते जाएंगे और उन्हें OW स्तर पर मजदूर मिलते ही जाएंगे, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब
इन अल्प विकसित देश में बेरोजगारी मान लो समाप्त हो गई है, तो बेरोजगारी समाप्त होने के बाद जब श्रमिकों की मांग बढ़ेगी तो ये मजदूरी OW से बढ़ेगी, मजदूर ज़्यादा मजदूरी की मांग करेंगे। एक जब इन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह क्षेत्र है उसमें जनसंख्या का दबाव कम होने के कारण जो वहाँ श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनका वास्तविक उत्पादन बढ़ जाएगा, तो इस क्षेत्र से आने वाले श्रमिक और अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। और निर्वाह क्षेत्र में जो उत्पादन की नई तकनीकें अपनाई जाएंगी पूंजीवादी क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप, तो निर्वाह क्षेत्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ने के कारण इस क्षेत्र से आने वाले मजदूर ऊंची मजदूरी की मांग करेंगे। नेक्स्ट इसमें है पूंजीवादी क्षेत्र का विकास निर्वाह क्षेत्र से यदि अधिक तीव्र गति से होता है तो व्यापार की शर्तें निर्वाह क्षेत्र के पक्ष में हो जाएंगी, क्योंकि पूंजीवादी क्षेत्र का विकास होने के कारण वो उनकी आय बढ़ेगी। पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों जो कार्य कर रहे हैं उनकी आय बढ़ने के कारण वो अनाज की अधिक मांग करेंगे। जो जीवन निर्वाह क्षेत्र उत्पादन करता है तो अनाज की कीमतें बढ़ने से जो निर्वाह क्षेत्र है व्यापार की शर्तें उसके पक्ष में हो जाएगी। और पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिक संगठनों के दबाव के कारण भी मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इन सभी कारणों के कारण जो मजदूरी OW पर स्थिर रहती है वो स्थिर नहीं रहेगी। यदि अब आगे और श्रमिकों की मांग की जाएगी इस प्रक्रिया से आगे, तो वो श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। ये क्यों करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से इस प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। वो आगे उनको जो मजदूर और मांग करेंगे तो वो मजदूर बढ़ी हुई मजदूरी पर मिलेंगे और उन मजदूरों को उन्हें उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी देनी पड़ेगी। कोई पूंजीवादी आधिक्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से ये आधिक्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फीचर है खुली अर्थव्यवस्था। ये जो आधिक्य समाप्त हो गया है अब पूंजीवादी क्षेत्र में और श्रमिकों की मांग करने पर उनको ऊंची मजदूरी देनी पड़ रही है। तो इसके भी दो उपाय हैं जो लुईस ने बताए कि पहला उपाय जो मैंने पहले आपको बताया था श्रमिकों का प्रवास, कि श्रमिकों का इन देशों के पूंजीवादी क्षेत्र को अन्य अल्प विकसित देशों से श्रमिकों का प्रवास करना चाहिए, उन्हें अपने देश में कार्य के लिए बुलाना चाहिए ताकि वो कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हों। परंतु आजकल के समय में ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस मान लो भारत देश किसी अन्य अल्प विकसित देश से श्रमिकों का प्रवास कर रहा है तो यहाँ जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं वो उसका विरोध करेंगे मजदूर संगठन, क्योंकि श्रमिकों का प्रवास होने से जो यहाँ मजदूरी की दर है वो बढ़ेगी, कम होगी मजदूरी की दर, और यहाँ जो मजदूर कार्य करने वाले मजदूर हैं वो इसका विरोध करेंगे। तो ये इतना आसान कार्य नहीं है कि बाहर से श्रमिकों का प्रवास कर पूंजीवादी आधिक्य को बनाया जाए। दूसरा जो उपाय है वो इसकी बजाय संभव है। दूसरा उपाय लुईस ने बताया कि पूंजी का निर्यात। अब जिस देश में पूंजीवादी आधिक्य समाप्त हो गया है उससे पूंजी का निर्यात दूसरे अल्प विकसित देशों में कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे अल्प विकसित देशों में उसे जो श्रम है वो सस्ती कीमतों पर मिल जाएगा। और जब इस देश में से पूंजी का निर्यात दूसरे देशों को होगा तो इस देश में पूंजी की कमी होने के कारण निवेश कम होगा। निवेश कम होने के कारण मजदूरों की मांग गिरेगी, मजदूरों की मांग गिरने के कारण मजदूरी की दर है वो कम हो जाएगी, तो फिर से पूंजीवादी आधिक्य मिलने लगेगा। तो इस तरह से ये हमने लुईस का मॉडल किया। हमने लुईस का मॉडल किया और इस मॉडल को मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा हूँ। आपको वो एग्जाम में लिखना नहीं है एग्जाम्पल, पर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कि इसमें ये पूंजीवादी आधिक्य कैसे प्राप्त होता है या ये क्या है, जीवन निर्वाह मजदूरी क्या है, और सभी बातों का आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले हमने जैसा कि किया
इन देशों में, इन अर्थव्यवस्थाओं में दो क्षेत्र लेविस ने बताए, एक पूंजीवादी क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र प्राथमिक या जीवन निर्वाह क्षेत्र। पूंजीवादी क्षेत्र या प्राथमिक या जीवन निर्वाह दो क्षेत्र बताए। पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन, आय तथा पूंजी का स्तर ऊंचा होता है और प्राथमिक या जीवन निर्वाह क्षेत्र में आय, उत्पादक तथा पूंजी का स्तर नीचा होता है। इस कारण जो प्राथमिक या जीवन निर्वाह क्षेत्र है उसमें मजदूरी की दर कम होती है, पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की दर अधिक होती है। और जब उत्पादक प्राथमिक क्षेत्र से मजदूरों को निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार देते हैं तो इन श्रमिकों को इन्हें जीवन निर्वाह क्षेत्र से तो थोड़ी अधिक तथा इनकी सीमांत उत्पादकता से थोड़ी कम मजदूरी देनी पड़ती है और इनको दी जाने वाली मजदूरी इनकी सीमांत उत्पादकता से कम होती है। इसलिए पूंजीवादी जो क्षेत्र है उसके उत्पादकों को लाभ प्राप्त होता है, वो इस पूंजीवादी आधिक्य को फिर निवेश करेंगे, फिर मांग बढ़ेगी। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। तो आरंभ में मान लो जीवन निर्वाह क्षेत्र में कुल उत्पादन है, वो जीवन निर्वाह क्षेत्र में मान लो कुल उत्पादन किया जा रहा है वो है 6,000 रुपये का उत्पादन किया जा रहा है जीवन निर्वाह क्षेत्र में सबसे आरंभ में। और इसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो 100 मजदूर कार्य कर रहे हैं, 100। तो इन मजदूरों का जो जीवन निर्वाह मजदूरी या कैसे निकालेंगे, 100 मजदूर कार्य कर रहे हैं, कुल उत्पादन 6,000 है, तो इन मजदूरों की जो जीवन निर्वाह मजदूरी है वो इनकी औसत उत्पादकता के बराबर होती है। तो औसत उत्पादकता कितनी आएगी इनकी, ये देखो 6,000 कुल उत्पादन किया, 100 व्यक्तियों ने किया तो 60 रुपये। तो इन्हें जो प्रारंभ में मजदूरी प्राप्त होगी वो होगी 60 रुपये। ये प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अपना एग्जाम्पल ये लुईस मॉडल मैं आपको उदाहरण से क्लियर कर रहा हूँ। अब मान लो पूंजीवादी क्षेत्र में जो ये है औसत उत्पादकता या मजदूरी है वो प्राथमिक क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र में है, और पूंजीवादी क्षेत्र में जो मजदूरी है वो है, पूंजीवादी क्षेत्र में यदि ये श्रमिक काम करें ये मजदूर, तो पूंजीवादी क्षेत्र में इनकी सीमांत उत्पादकता है वो है 100 रुपये एक श्रमिक की, और यहाँ इन्हें मजदूरी प्राप्त हो रही है वो इन्हें औसत उत्पादकता के बराबर प्राप्त हो रही है, वो है 60 रुपये। अब मान लो ये 100 मजदूर है, इनमें से 20 मजदूर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगा दें, तो यहाँ कितने मजदूर बच गए अब कार्य करने वाले, 100 माइनस 20, 80 मजदूर रह गए प्राथमिक क्षेत्र में। तो अब इनको जो जीवन निर्वाह मजदूरी है वो कितनी होगी, मजदूरी या औसत उत्पादकता है इनकी वो कितनी होगी, क्योंकि ये श्रमिक छिपी हुई बेरोजगारी से पीड़ित हैं। इस क्षेत्र में हमें कार्य करने के लिए केवल 80 व्यक्ति ही चाहिए, तो पर हमारे पास व्यक्ति अवेलेबल थे इसलिए हमने 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगा रखा था, परंतु अब हमें पता चला कि हमें 80 व्यक्ति कार्य के लिए आवश्यक हैं, तो हमने 20 व्यक्तियों को प्राथमिक क्षेत्र से निकालकर 20 मजदूरों को पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेज दिया। तो अब हमारे पास 80 मजदूर बच गए, और इनकी सीमांत उत्पादकता देखो, क्योंकि ये छिपे हुए बेरोजगार थे इसलिए उत्पादक जो कुल उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इनकी सीमांत उत्पादकता होगी 75 रुपये। अब 60 रुपये से 75 रुपये, क्योंकि अब मजदूर कम हो गए। तो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये मजदूर भी
जीवन निर्वाह प्राथमिक क्षेत्र वाले मजदूर जब पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाएंगे तो ये जीवन निर्वाह स्तर की जो मजदूरी है ये इससे अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में अब जनसंख्या का दबाव कम होने के कारण इनकी जो औसत उत्पादकता या जीवन निर्वाह मजदूरी है या वास्तविक आय है वो बढ़ गई है, 60 रुपये से 75 रुपये हो गई है। तो इसलिए ये जो जीवन निर्वाह मजदूरी 60 रुपये थी उससे अधिक मांग करेंगे, क्योंकि 75 तो इस क्षेत्र में हो ही गई है अब इनके 20 के निकलने से, तो इस तरह से ये अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। अब देखो ये श्रमिक है वो 75 रुपये से अधिक मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ जो श्रमिक रह गए 75 रुपये मजदूरी तो इन्हें भी मिल रही है, और इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता हमने मान रखी है 100 रुपये। तो मान लो ये श्रमिक 80 रुपये पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये जो इनको दी जाने वाली मजदूरी है वो पूंजीवादी क्षेत्र की जो इनकी सीमांत उत्पादकता है उस 100 रुपये उससे तो कम है, और जो जीवन निर्वाह मजदूरी है अब 75 रुपये उससे ज़्यादा है। तो इसलिए ये श्रमिक इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब क्या होगा कि इन श्रमिकों को मान लो 80 रुपये मजदूरी देकर पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य पर लगा दिया जाता है, तो जो उत्पादक हैं उनको प्रति श्रमिक 20 रुपये आधिक्य प्राप्त होगा, क्योंकि इन श्रमिकों के आने से सीमांत उत्पादकता इन श्रमिकों की वो 100 रुपये है, इनको दिए जा रहे हैं 80 रुपये, तो प्रति श्रमिक 20 रुपये का जो लाभ है वो उद्यमी को या उद्योगपति को प्राप्त होगा। और यदि 20 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो उसे 400 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। आगे वो इस लाभ को फिर से निवेश करेगा, फिर से निवेश करने के बाद इस क्षेत्र से फिर श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। इस क्षेत्र में जितने श्रमिक अभी भी छिपे हुए बेरोजगार है वो निकल कर फिर आएंगे, तो इस क्षेत्र से मजदूर निकलते रहेंगे तो क्या होगा, ये मजदूरी बढ़ती जाएगी। आगे फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये यहाँ भी मजदूरी है या वास्तविक उत्पादन है इनका वो 100 रुपये हो जाएगा, और पूंजीवादी क्षेत्र में भी इन मजदूरों को अब काम पर लगाना है तो इन्हें 100 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी। और 100 रुपये मजदूरी देने पर, क्योंकि इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता ही 100 रुपये है, तो पूंजीवादी आधिक्य समाप्त हो जाएगा। दूसरा कारण है इसका समाप्त होने का कि यदि पूंजीवादी क्षेत्र विकास करता है तो जीवन निर्वाह क्षेत्र भी विकास करेगा इसके साथ, तो इसमें भी इनका औसत उत्पादन बढ़कर 100 रुपये जल्दी ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये विकास प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। एक और तरह से होगा कि ये जो मजदूरी है इन श्रमिकों की, ये मान लो इन श्रमिकों को जीवन निर्वाह क्षेत्र में जो मजदूरी थी वो 100 रुपये अब मिलने लग जाएं, तो ये 100 रुपये से कम पर कार्य नहीं करेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब प्राथमिक क्षेत्र में और मजदूर अवेलेबल नहीं होंगे, छिपे हुए बेरोजगार नहीं होंगे, जितने व्यक्तियों को यहाँ कार्य के लिए लगाया जाना चाहिए उतने ही लगे हैं, तो इस क्षेत्र को मजदूर नहीं मिलेंगे। और यदि ये पूंजीवादी क्षेत्र अब भी और मजदूरों की मांग करेगा तो उसे इस मजदूरी पर लगाने होंगे, तो श्रमिकों की मांग और बढ़ाएगा, तो ऊंची मजदूरी देनी पड़ेगी, जिससे इन सभी के जो लाभ हैं वो समाप्त हो जाएंगे, पूंजीवादी आधिक्य समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए लेविस ने 2 सुझाव दिए थे। एक तो श्रमिकों का प्रवास किया जाना चाहिए इस स्थिति के पश्चात, और दूसरा पूंजी का निर्यात कर देना चाहिए। श्रमिकों का प्रवास करने से बाहर से हमें सस्ते श्रमिक अवेलेबल होंगे, और श्रमिकों का जो पूंजी का निर्यात है वो करने से जो ये देश में कार्य कर रहे थे इसमें पूंजी की कमी हो जाएगी। पूंजी की कमी होने के कारण श्रम की मांग कम होगी, इससे मजदूरी कम होगी और लाभ फिर बढ़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये जो आज हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, ये समझाने के लिए आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, कि आपको क्लियर हो जाए
कि किस तरह से ये ज़्यादा मजदूरी की मांग करते हैं और किस तरह से इनका औसत उत्पादन निकाला जाता है और अंत में इस विकास प्रक्रिया का अंत कैसे होता है, ये बताने के लिए। तो थैंक यू।